स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल वर्ष पे। आप लोग देख रहे थे कि हम नीट के लिए लगातार वीडियो लाते रहते हैं और अभी एग्ज़ाम अब और भी नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो सिचुएशन और पैनिक होता है। तो ये सीरीज़ का यही मकसद है कि आप लोग को पता भी है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें जो सब टॉपिक्स अच्छे अच्छे जहाँ से लगातार क्वेश्चन आता है और समझ में कम आता है वहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। जब एनसीईआरटी में आप जाएंगे 12th में पढ़ेंगे चारगफ रूल, तो वो 2 लाइन में लिख के खत्म कर दिया है। साइंटिस्ट का नाम लिख दिया एरविन चारगफ और उन्होंने ये दिया और इसमें बेस पेयर जो होता है वो कांस्टेंट होता है और उसका रेशियो और इक्वल होता है। उसमें हमें समझ नहीं आता, हम लोग को समझ में नहीं आता, तो इससे क्वेश्चंस हर एक बार आता है और एक्सप्लोर करके आता है। इसीलिए वो 2 लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी को हम लोग एक्सप्लोर किए। आप सुनते होंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आता है, लेकिन वो अगर समझ में आपको आएगा अच्छे से तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो चारगफ रूल है ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मिलेगा आपको 12th का एनसीईआरटी में, जो समझना बहुत ही टफ होता है एनसीईआरटी उसका। इसीलिए हम लोग उसको एक्सप्लोर करके यहाँ पर आपके सामने लाए हैं। अभी तक भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप जिसके पास ये कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है वो भी पहुंचे और आपका प्रिपरेशन जो नीट का है वो अच्छे लेवल तक हो पाए। इससे पहले भी हम कई वीडियो डाल चुके हैं। लास्ट वीडियो था मलेरिया पे, बहुत ही अच्छा वीडियो था, आप लोग का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, तो आप लोग उसको देखें। और किसी भी तरह का डाउट हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट वहां पर भी कमेंट करें और मैसेज भी करें ताकि आपका डाउट भी सॉल्व होते रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं चारगफ रूल। आप जानते हैं कि चारगफ रूल जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल होता है। डीएनए एंड आरएनए आर द जेनेटिक मटेरियल्स, ये आप पढ़े ही होंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। एंड डीएनए एंड आरएनए बोथ आर मेड ऑफ फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है और दोनों नाइट्रोजनस बेस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। और जो न्यूक्लियोटाइड है वो फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस से। और जो नाइट्रोजनस बेस है ना वो 2 तरह का होता है, एक होता है प्यूरीन एंड नेक्स्ट वन होता है पैरिमिडीन। पैरिमिडीन 3 होते हैं, साइटोसाइन, थामाइन एंड नेक्स्ट वन एक होता है यूरिसिल, क्योंकि यूरिसिल आरएनए में होता है। और ये चारगफ साहब का जो रूल है वो डीएनए के लिए है, इसलिए हम यहाँ पर यूरिसिल नहीं लिखे हैं। अगर टी की जगह जहां पर भी आपको यू दिख जाए तो आप समझ जाए कि क्या है, वो आरएनए है। आरएनए जिसे ये लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है। आपको पहचानना है कि ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है या फिर आरएनए का है। अगर ए जो है, अगर एडेनिन प्यूरिन थामिन पैरिमिडीन से कंबाइन कर रहा है, दैट मींस ये कैसा होगा? डीएनए होगा। अगर एक टी के जगह अगर यू आ जाता है तो आप समझ जाए वो न्यूक्लियोटाइड किसका है? आरएनए का है। तो ये पैरिमिडीन में ये साइटोसिन है ना, ये कॉमन है दोनों के लिए, आरएनए डीएनए के लिए। तो चारगफ रूल बोलता है कि जो प्यूरिन होता है, 2 प्यूरिन होता है, एडेनिन एंड गुआनिन, और पैरिमिडीन के बराबर होते हैं। तो प्यूरिन इज ऑलवेज, ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है, आप इसको बॉन्ड ना समझें। प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पैरिमिडीन। टीचर हम लोग को भी चिक चिक के समझाते थे तो समझ में नहीं आता था, तो लास्ट में एक बहुत महान टीचर आए जिससे पढ़े हुए हैं एलन में, तो वो समझाए तो फिर समझ में आया। इसलिए आप लोग को भी हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, चारगफ रूल का कहना था कि प्यूरिन हमेशा पैरिमिडीन से कंबाइन करते हैं। अब जब डीएनए का पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वहां भी होता है, प्यूरिन पैरिमिडीन से कंबाइन करते हैं। तो 2 प्यूरिन है, 3 पैरिमिडीन है, लेकिन बात चल रहा है कि ये रूल हमेशा डीएनए के लिए एप्लीकेबल है। और डीएनए में कौन सा डीएनए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जहां पर क्वेश्चन आप रीड करेंगे चारगफ रूल में, सबसे पहले आपको यही रीड करके देखना है वहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए दे रखा है या नहीं। अगर दे रखा है तभी वो आगे बढ़े, वरना नॉट एप्लीकेबल में टिक करके निकल जाए आंसर। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आप जाके देखिएगा। तो प्यूरिन हमेशा पैरिमिडीन से कंबाइन करता है। तो प्यूरिन कौन कौन सा है? एडेनिन एंड गुआनिन। और पैरिमिडीन कौन सा है? साइटोसिन एंड थामाइन। यूरिसिल क्यों नहीं है? यूरिसिल होता है आरएनए में, यहाँ पर बात चल रहा है डीएनए का। तो प्यूरिन पैरिमिडीन का इक्वल होंगे। अब अगर यहाँ पर नहीं देखें, ये दोनों अगर इक्वल है तो अगर इसका रेशियो निकालें, बेस रेशियो, तो इसको हम लोग अगर यहाँ ले जाते हैं, नीचे ले जाएंगे, तो ये जो बनेगा वो इक्वल टू 1 कर सकते हैं हम लोग। a प्लस जी इक्वल टू सी प्लस टी था, और ये सी टी को अगर हम इधर ले जाएंगे डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1। तो ऐसे भी अगर लिखा हुआ आ गया, मतलब ये दोनों का जो बेस रेशियो है, मतलब ये प्यूरिन का रेशियो
और पैरामिडीन का रेशियो हमेशा 1 का इक्वल होगा। यही चार्गफ साहब हमको इस रूल से समझाते हैं। इक्वल बराबर है तो 1 का बराबर होगा। इसको हम लोग ये a+t को इस तरह से भी एक्सप्लोर करके लिख सकते हैं। कई बार एग्जामिनर्स इस तरह से लिखते हैं। देखिए a इक्वल टू t होगा, a हमेशा t से कंबाइन करेगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा। ये क्या है प्यूरिन है ना, दो प्यूरिन है आग, प्यूरिन को आप आग से याद रखें, ANG इक्वल टू आग, ठीक है। तो प्यूरिन से आग को और पैरामिडीन को कट से याद रखें, CUT कट, ठीक है। तो प्यूरिन दो है आग, तो ये प्यूरिन A हमेशा t के बराबर होगा। इसको हम लोग अगर ये t को ले जाएंगे अगर डिनोमिनेटर में तो a इक्वल अपॉन t इक्वल टू 1, तो दोनों का जो बेस रेशियो है 1 का इक्वल हो गया। इसको और एग्जाम्पल उल्टा के भी लिख सकते हैं, t बाय a इक्वल टू 1। किसी भी फॉर्म में रहे आपको ध्यान से देख के बस ये चेक करना है कि जो प्यूरिन है पैरामिडीन का इक्वल है या नहीं है। अब देखिए a इक्वल टू t है, तो अगर आप ये a बाय t दे रखा है इक्वल टू 1 एग्जामिनर दिया है, दैट मींस ये दोनों का बेस रेशियो बराबर है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, t को अगर आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू t हो जाएगा। चेक कर लिया, यहाँ पर इसको उल्टा के लिख दिया। तो आप ध्यान से देखेंगे तब ठीक करेंगे। वैसे अगर GC की बात करें तो G बाय C की अगर हम लोग बात करें, इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं। आगे देखिए G इक्वल टू C, मतलब G हमेशा C के बराबर होगा, यहाँ बॉन्ड नहीं इक्वल का साइन है, G हमेशा C के बराबर होगा। अगर G C के बराबर होगा तो G अगर अपॉन C इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी को हम लोग C अपॉन G इक्वल टू भी 1 लिख सकते हैं। चलिए अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड बना के हम समझाएं तो यहाँ पर समझिए, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है और ये क्या है नाइट्रोजनस बेस। कौन सा बेस है, प्यूरिन पैरामिडीन, आग से याद रखेंगे, आग में A है तो है प्यूरिन है। ये कंबाइन करेगा किससे, T से, तो T से कंबाइन किया, फिर क्या है शुगर प्लस फॉस्फेट, तो ये एक क्या बन गया DNA का न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया। A T से कंबाइन किया, और याद रखें जब A T से कंबाइन करेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन करेगा। और नेक्स्ट में सेम रखे, बस उस A की जगह क्या ले लिए G। अगर G आया प्यूरिन तो पैरामिडीन कौन आएगा, G हमेशा C से कंबाइन करता है, और जब G C से कंबाइन करेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन करेगा, तो G C से कंबाइन कर रहा है। यही अगर आपको A के जगह A रहता और T के जगह U होता, दैट मींस ये चार का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, तो अगर U आया मतलब U है किसके लिए, RNA के लिए। यहाँ पर एक लाइन लिखा है कि दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टैंडर्ड DNA, जहां पर भी होता है वायरस वगैरह में, और RNA कैसा भी हो, RNA कैसा भी हो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चार्गफ रूल इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA। ध्यान रखें, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पैरामिडीन, दैट इज व्हाई DNA स्ट्रक्चर इज कांस्टेंट, हेलिक्स स्ट्रक्चर इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। जो DNA का स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होता है, हमेशा एक जैसा आपको दिखेगा, उसका रीजन यही है, प्यूरिन ऑलवेज कंबाइंड टू पैरामिडीन। NCERT लिखती है, किसी भी फॉर्म में आपको दे रखा हो, आप सारा फॉर्म को एक्सप्लोर कर दिए हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी तरह का कंटेंट लाएंगे। अभी के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।